गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, फर्स्ट हाफ अर्ली एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कैसे मार्क्स हैं आप लोगों के? इस साल बोर्ड है आप लोगों का, कड़ी मेहनत करनी है। कौन सा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी को, उनका खंड काव्य स्वप्न। शीर्षक है स्वदेश प्रेम। 2 पद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोगों को इनका तीसरा पद्यांश पढ़ना है। ठीक। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियाँ जिनकी यशधारा से बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। बेटा, पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। निज अपने, अगणित अनगिनत, अर्णवपोत समुद्री जहाज, प्रमुदित प्रसन्न, भूमंडल पृथ्वी मंडल, सकल समस्त संपूर्ण, निशिवासर, निश मीन्स रात, अवासर मीन्स दिन। ठीक। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। बेटा, इन पंक्तियों में कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमा पूर्वक गान किया है। कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिनकी सेवा में समुद्र भी तत्पर रहता था। वे हमारे पूर्वज कैसे थे? ऐसे थे कि उनकी सेवा में समुद्र भी तत्पर रहता था। हमारे पूर्वज धन्य हैं। सागर निज छाती पर, समुद्र अपनी छाती पर, अगणित अनगिनत, अगणित अनगिनत अर्णवपोत उठाकर, समुद्री जहाज को उठाकर, समुद्री जहाज को उठाकर, प्रमुदित प्रसन्न मन से, प्रमुदित प्रसन्न मन से, भूमंडल के सकल तटों पर, पृथ्वी के संपूर्ण तटों पर, भूमंडल के सकल तटों पर, पृथ्वी के संपूर्ण तटों पर पहुँचाया करता था, पहुँचाता था। ठीक है। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। कवि कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज वे धन्य हैं क्योंकि समुद्र भी उनकी सेवा करता था। वो क्या करता था कि अपने छाती पर, अपने वक्ष पर अनगिनत, जिसकी कोई गणना नहीं है, समुद्री जहाज़ों को उठा करके प्रसन्न मन से वह पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुँचाया करता था। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। कवि कह रहे हैं कि ये नदियों की धारा भी, ये नदियों की धारा भी जिनका यशोगान करते हुए आज भी निशिवासर रात दिन बह रही हैं। ये नदियों की धारा भी उन पूर्वजों का यशोगान करते हुए आज भी निशिवासर रात दिन
बह रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, पाओगे तुम इनके तट पर। कवि कह रहे हैं कि इन समुद्रों और नदियों के तट पर, इन समुद्रों और नदियों के तट पर यदि तुम उनके चरण चिन्ह को, पद चिन्ह को खोजोगे, तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। कहने का मतलब भाव यहाँ पर है कवि का कि हम आज भी अपनी पूर्वजों के समान व्यवहार करें, जैसे हमारे पूर्वज व्यवहार करते थे, उनके समान ही व्यवहार करें, तो हमें आज भी उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जो कि उन्हें प्राप्त थी। इन पंक्तियों में भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस वीर रस है, और छंद मात्रिक छंद है, और शैली भावात्मक है। और कवि ने इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे है यहाँ पर ये अगणित अरड़व और है चरण चिन्ह है ना, तो इसमें अ वर्ण की आवृत्ति और इसमें च वर्ण की आवृत्ति आ रही है ना बार बार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और यश धारासी, इसमें उपमेय में उपमान की समानता को व्यक्त किया गया है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? बताओ बेटा, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक, आगे चले, देखो। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। पहले आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए इसका। विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा, वासी निवासी, अनुराग प्रेम, अलौकिक यानी दिव्य लोक से परे, ध्रुववासी ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोग। ठीक है, व्याख्या देखिए इसकी। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। इन पंक्तियों में कवि ने प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए ऐसी प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि विश्वत रेखा का वासी, विश्वत रेखा यानी कि वह भूभाग जहाँ बहुत असहनीय गर्मी पड़ती है, और वहाँ का वासी, वहाँ के रहने वाले लोग क्या करते हैं? जीता है नित हाँफ हाँफ कर, यानी कि गर्मी के कारण हाँफ हाँफ करके जीवन बिताते हैं। ठीक है, जो भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग हैं तो वहाँ पर बहुत असहनीय गर्मी पड़ती है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग भी उन गर्मी को सहते हुए हाँफ हाँफ करके जीवन व्यतीत करते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक वह अपनी मातृभूमि पर। और इतने कष्टों के सहते हुए भी, इतनी गर्मी पड़ती है
और इन गर्मी को सहते हुए भी वह अपनी मातृभूमि से क्या करता है, लगाव रखता है, अनुराग रखता है, प्रेम रखता है। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर। कवि कह रहे हैं कि ध्रुवीय प्रदेश में जहाँ की वर्ष के अधिकांश महीने में बर्फ जमी रहती है और भीषण सर्दी के कारण वहाँ पर लोग कांप कांप करके अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत कर लेते हैं। और इतनी बर्फ पड़ती है, इतने कोहरे पड़ते हैं कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। दिन और रात का अंतर करना वहाँ मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में भी वहाँ के निवासी वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अनेक शारीरिक कष्टों को सहते हुए भी वह वहीं पर रहते हैं, कहीं अन्यत्र दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, और वह लोग भी अपनी मातृभूमि से अटूट प्रेम रखते हैं और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर देते हैं, अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं। इन पंक्तियों में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है और छंद मात्रिक छंद है। रस विरस का प्रयोग कवि ने किया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। आगे चलें। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। शब्दार्थ देखिए बेटा आप लोग पहले। विभवों की आकर, अनेक प्रकार के सुखों की खान खजाना। धरा शिरोमणि, पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ, ठीक। अन्न अनाज, तन शरीर, रज धूल। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए और लोगों को देश प्रेम की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु, हे प्रिय बंधु, हे प्रिय भाई, हे प्रिय भाई, स्वर्ग सी, यानी कि तुमने जहाँ जीवन पाया है, तुमने जहाँ जन्म लिया है, वह तुम्हारी धरा कैसी है, स्वर्ग सी, स्वर्ग के समान है। कैसी है तुम्हारी धरा, तुम्हारी मातृभूमि कैसी है, स्वर्ग के समान है। और कैसी है, सुखद है, सभी सुखों को देने वाली है, सुखद है, सभी सुखों को देने वाली है। सकल विभवों की आकर, और संपूर्ण सुखों की खान है, खजाना है। संपूर्ण सुखों की क्या है, खान है, खजाना है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में, और ये तुम्हारी मातृभूमि जहाँ पर तुम जन्म लिए हो, वो क्या है, सभी धरा खंडों में श्रेष्ठ है। तुम्हारी मातृभूमि क्या है, सभी धरा खंडों में श्रेष्ठ है। धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम इस मातृभूमि पर जीवन पा करके धन्य हो गए हो। तुम ऐसी धरती पर जन्म ले करके तुम धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज। कवि कह रहे हैं कि जिस देश के अन्न जल है, जिस
देश का अन्न और जल पी करके और अन्न खा करके तुम बड़े हुए हो, और बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज मीन्स धूल, और जिसके धूल में, जिस देश की धूल में तुम खेल करके कूद करके बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। कवि कह रहे हैं कि हे वीरों के वंशज, तुम तन रहते, इस शरीर को रहते हुए उसे कैसे छोड़ दोगे, उसे कैसे त्याग दोगे, हे वीरों के वंशज। उस देश को शरीर रहते हुए कैसे छोड़ दोगे। अपने देश से प्रेम करो और उसका त्याग मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि का रक्षा करना तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है, क्योंकि इसके जल को पी करके तुम बड़े हुए हो, इस देश के अनाज को खा करके तुम क्या हुए हो, बड़े हुए हो, और इसी देश की मिट्टी में खेल कूद करके तुम बड़े हुए हो। तो यदि शरीर रहते हुए तुम, हे वीरों के वंशज, इस देश की रक्षा करना तुम कैसे छोड़ दोगे, त्याग दोगे। तुम क्या करो, अपनी मातृभूमि से प्रेम करो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो, यह तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। इन पंक्तियों में भी कवि ने भाषा वही है, साहित्यिक खड़ी बोली, छंद मात्रिक शैली, भावात्मक और रस वीर रस है, और अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। जैसे स्वर्ग सी, स्वर्ग के समान, यहाँ पर उपमेय में और स्वर्ग उपमान में समानता दिखाई गई है ना। धरती क्या है, उपमेय है, और स्वर्ग उपमान, दोनों में समानता दिखाई गई है ना, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे चले।